अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूँ आलिया शबीर। नासरीन, नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से जो हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है, अपोजिशन के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। शहबाज शरीफ जो कि अपोजिशन लीडर हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उन्होंने इस ऑर्डिनेंस के हवाले से ये कहा है कि ये पार्लियामेंट पर अदम एतमाद है और अदलिया पर हमला है। जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा गया है कि हुकूमत ने खुद को NRO दिया है। अगर हम इसको तफसील से देखें और इसके चीदा चीदा नुकात देखें कि इस ऑर्डिनेंस का किसको कैसे फायदा हुआ, तो इसमें मेन पॉइंट तो ये है कि 90 रोज रिमांड, ये ऑपोजिशन की भी डिमांड थी कि नहीं होना चाहिए और इस ऑर्डिनेंस के जरिए हो रहा है। जबकि इदारा जाती फैसले को इस्तिस्ना हासिल है। अगर इदारा जाती फैसले को इस्तिस्ना हासिल है तो फिर तो PMLN हो या फिर पीपल्स पार्टी हो, उनके भी जो इदारा जाती फैसले के हवाले से केसेस बने हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। ना सिर्फ हुकूमती जो है जो हुकूमत के लोगों के खिलाफ अगर कोई केसेस हैं तो वो खत्म होंगे, बल्कि ये ऑपोजिशन के लोगों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो फिर आखिर इस ऑर्डिनेंस से ऑपोजिशन को इख्तिलाफ क्यों है, प्रोग्राम में बात करेंगे। आज इस हवाले से साथ बात करेंगे कि शेख रशीद ने ये क्यों कहा है कि अगले 20 दिन पाकिस्तान की सियासत में अहम है, आखिर सियासत में क्या होने जा रहा है, और मरियम नवाज एक बार फिर इदारों पर तनकीद क्यों कर रही हैं। साथ साथ बात कर लेंगे कि कुछ अहम फैसले पाक फौज के हवाले से हुए हैं, तब्दीलियाँ और तकर्रियाँ हुई हैं, और उसमें अभी जो सोशल मीडिया पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है उसकी हकीकत क्या है। और इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुहेल वड़ाइच साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल वड़ाइच साहब। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए एहतसाब ऑर्डिनेंस के हवाले से, तो एहतसाब ऑर्डिनेंस पर आपका क्या तज्जिया है कि ये क्या सबको NRO है, हुकूमत ने सिर्फ NRO खुद से लिया है, ये इस ऑर्डिनेंस से आपने क्या नतीजा अखज़ किया है? देखिए, ऑर्डिनेंस में कुछ चीजें अच्छी हैं। मसलन जो जमानत की गारंटी दी गई है, पहले 90 दिन तक जमानत नहीं हो सकती थी और उस वक्त तक 90 दिन वो उसमें ये होता था कि बाज़ औक़ात बेगुनाह लोग भी जो बाद में बेगुनाह साबित हुए वो भी 90 दिन जो है हर सूरत जेल काटते थे। तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छी चीज हुई है। इसी तरह जो टैक्स के मामलात हैं और दूसरे मामलात हैं उनको निकाल दिया गया है। लेकिन इसमें ज़ाहिर है जो कंट्रोवर्शियल चीज है नैब ऑर्डिनेंस में, वो तो मौजूदा चेयरमैन जो है उनको बरकरार रखना और उनको एक्सटेंशन के लिए एलिजिबल करार देना है। ये सबसे कंट्रोवर्शियल बात है और मेरा ख्याल है इस पे ही ज्यादा झगड़ा है। बाकी चीजों पर तो शायद अपोजिशन के लिए भी वो काबिल कबूल हो। राइट, जैसे इदारा जाती जो फैसले होंगे उनको भी इस्तिस्ना होगा, तो यानी कि अगर बहुत से अपोजिशन के लोग हैं कि वो फैसले जो कैबिनेट ने किए थे वो अब शायद उनसे उनके केसेस चल रहे हैं, कहा जा रहा है कि PMLN के लोग भी हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, उनको भी इस्तिस्ना मिल जाएगा। हुकूमत की जानिब से, हुकूमत के लिए आटा चीनी स्कैंडल था, उससे भी वो भी केसेस खत्म हो जाएंगे। तो ये दोनों को फायदा तो बराबर है। जी, मेरा ख्याल है कि फायदे से ज्यादा ये मेरा ख्याल है कि ऑर्डिनेंस में बेहतरी लाई गई है, क्योंकि पहले बाज़ औक़ात बहुत गलत किस्म की ऐसे लोग भी गिरफ्तार हो जाते थे जिनका कोई तल्लुक नहीं होता था और उनके साथ ज्यादती होती थी। और खासकर ये जो 90 रोज तक का रिमांड था और जिसके अंदर जमानत नहीं हो सकती थी और फिर वो 90 नहीं होते थे, वो पूरा साल ही लग जाता था। तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज्यादती थी। मेरा ख्याल, मेरी जाती राय में, ये उन्होंने एहतसाब ऑर्डिनेंस को बेहतर किया है। अलबत्ता सिर्फ उसमें जो चेयरमैन की तैनाती या एक्सटेंशन है उस पर मुझे राइट। सुहेल वड़ाइच साहब, क्या समझते हैं आप कि ये जो चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी है, ये कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं है कि जिस तरह से आर्मी चीफ के लिए थी 2 साल है, 3 साल है, या एक टाइम फ्रेम दे दिया गया 1 साल है, 6 महीने है। ये तो जब तक नए चेयरमैन नहीं आएंगे तब तक यही चेयरमैन रहेंगे। अब वो बिल अगर असेंबली में जाता है, सेनेट में जाता है, पास होता है या नहीं होता, वो एक अलग बात है। तो ये आपको क्या लगता है कि ये कितना टाइम लग जाएगा नए चेयरमैन के आने का? 2-3 महीने लगने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो मुनासिब वक्त है वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीने है। इससे ज्यादा अगर लगा तो फिर हुकूमत की बदनीति होगी और फिर डेफिनेटली
हुकूमत ने जानबूझ के ये किया है। अगर तो 2 महीने लगे कंसल्टेशन के अंदर और फाइनल करने में तो चलो समझ आती है कि 2 महीने का वक्त लग गया। अव्वल तो ये 2 महीने पहले कंसल्टेशन शुरू हो जानी चाहिए थी, ये जानबूझ के ताखीर की गई है। अब आपको भी पता है कि वजीर कानून कुछ कह रहे हैं, वजीर इत्तलात कुछ कह रहे हैं, फारूक नसीम साहब कह रहे हैं कि हम कंसल्टेशन करेंगे, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि किससे कंसल्टेशन करें, जिनके शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तो केसेस हैं, तो हम कैसे करें। तो ये दो राय तो हुकूमत में मौजूद हैं, तो कंसल्टेशन मुमकिन हो सकती है। ये दुरुस्त है कि बात दोनों राय मौजूद हैं, लेकिन कंसल्टेशन तो बहरहाल कानून का हिस्सा है, वो तो करनी पड़ेगी, चाहे सदर करें, चाहे वजीर आजम करें, चाहे मुशावरती कमेटी से करें, कंसल्टेशन तो करनी पड़ेगी, चाहे अरकान असम्बली से करें, कंसल्टेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कानून का हिस्सा है और कानून तब्दील नहीं किया गया। राइट, आपको क्या लगता है कि ये अगर बिल पार्लियामेंट में लेकर आया जाता है तो वहां पर ऑपोजिशन जो है इसको इम्पोज करेगी, क्या रिएक्शन हो सकता है? अपोज करेगी। राइट, तो क्या आपको लगता है कि अभी तक PMLN खासकर वैसे तो ये कह रही है कि अदलिया पर भी हमला है, लेकिन ये नहीं है कि इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने की तरफ नहीं आ रहे, तो आपको क्या लगता है कि चैलेंज करेंगे इसको, कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? भी ऑर्डिनेंस के सिर्फ इस हिस्से पर ज्यादा एतराज है, वैसे तो वो सारे का कह रहे हैं, लेकिन उन्हें भी सिर्फ ये जो एक्सटेंशन दी गई है और जो उस वक्त तक, तो मेरा ख्याल है वो हिस्सा शायद वो चैलेंज करें, लेकिन वो पहले देखेंगे कि कंसल्टेशन कितनी मीनिंगफुल होती है, कंसल्टेशन होती भी है या नहीं होती। तो जाहिर है ये सारा कुछ देख के किया जाए। राइट, अगर हम इस हिसाब से अब नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में जैसे शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि 20 दिन बड़े अहम हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में नेक्स्ट क्या होने जा रहा है? जाहिर है अब तो अगले इलेक्शन की तैयारी होनी है, पत्ते लगने हैं, बरसात बिछनी है कि अगले इलेक्शन किस किस के दरमियान होंगे। जाहिर है ये तो पता ही है PTI के दरमियान और नून के दरमियान ही बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन उस जाहिर है नून भी तब इलेक्शन में हिस्सा लेगी जब उसको कुछ यकीन दहानियां कराई जाएंगी, और PTI जो है जाहिर है वो भी अपने पत्ते लगाएगी। तो ये अब तो सारा कुछ अगले इलेक्शन की तरफ जा रहा है। जी, नेक्स्ट इलेक्शन को सामने रखते हुए जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन हुकूमती वज़रा जिसमें फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरियां हमने दे दी हैं, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि आप खाना पीना कम कर दें, तो हुकूमती बयानात जो हैं वो PTI को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है, और जितनी देर तक ये महंगाई से नबुर्द-आज़मा नहीं होते उस वक्त तक इनका आवाम के पास जाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो सैलरीड क्लासेस हैं, वो लोग जो तनख्वाहदार तबका है, उनको बहुत मुश्किल पेश आ रही है। आए रोज कीमतों में इजाफा हो जाता है और उनकी तनख्वाहें जो है पिछले 10 साल से उसमें कोई खातर खा इजाफा नहीं हुआ, तो इस वजह से वो पिस रहे हैं। लेकिन सुहेल वड़ाई साहब, हुकूमत से पूछ लें, आप आज भी देख लें, फवाद चौधरी साहब 3 साल बाद यही फरमा रहे हैं कि ये जो कुछ भी महंगाई है, बेरोजगारी है या फिर IMF का बोझ है, ये सब कुछ पिछली हुकूमतों का दिया हुआ है और हम उसको भुगत रहे हैं। तो ये तो पिछली हुकूमतों पे ही डाल रहे हैं 3 साल बाद भी। लेकिन आलिया देखें, लोग तो जो वोटर है वो तो ऐसे फैसला नहीं करेगा, वो तो देखेगा कि ये महंगाई जो है, अगर इस हुकूमत ने महंगाई पे काबू नहीं पा सकी तो इस हुकूमत को सजा देगा, और अगर इस हुकूमत ने काबू पा लिया तो इसको इनाम के तौर पे वोट भी देगा। तो ये देखना यह है कि ये किस हद तक उस पे काबू पाते हैं। राइट, एक एहतसाब का जो ये अभी ऑर्डिनेंस आया, इसका एक जो अवामी फैक्टर है या नेक्स्ट इलेक्शन में जाने का PTI के लिए जो पॉइंट है वो ये है कि क्योंकि ये एहतसाब का नारा लेकर आए थे, तो आपको क्या लगता है कि जब ये एहतसाब अब जब अपनी ये टेन्योर पूरा करेंगे तो अवाम के पास जाएंगे, तो एहतसाब का जो इनका मिशन था वो कंप्लीट हो चुका होगा एटलीस्ट? मेरा ख्याल है कि जितनी हद तक एहतसाब हुकूमत कर सकती थी उसमें तो काफी हद तक उन्होंने अपने एजेंडे को मुकम्मल किया है। हर एक को जेल भेजा है, हर एक को जेल की हवा खानी पड़ी है, तो मेरा ख्याल है कि काफी हद तक एहतसाब कर चुके हैं। अलबत्ता ये है कि कोई पैसा वापस नहीं ला सके, कोई जिस तरह से हुकूमत के दावे किए जाते थे कि हम जी बाहर से पैसे ले आएंगे, हम जो है ये जायदादें जो है इनकी बिकवा देंगे, ये कुछ नहीं हुआ। और इस हवाले से मायूसी भी है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी कोई एक पैसा भी वापस नहीं आया।
राइट। अगर पीएमएलएन की बात कर ली जाए तो पीएमएलएन की जो सियासत है वो कभी एग्रेसिव है, कभी मुफाहमत पे डिपेंड कर रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि अभी भी डिवीजन मौजूद है? अब तो ये बिल्कुल खुलकर सामने आ चुका है, तो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट आपका भी यही तज्जिया था कि जो मज़ाहमत है इसका फ़ायदा हुआ है पीएमएलएन को, तो क्या ज़िमनी इलेक्शन में, तो क्या नेक्स्ट इलेक्शन में किस तरह से पीएमएलएन जाए तो उनको फ़ायदा हो सकता है? मेरा ख्याल है कि उनको नया बयानिया जो है वो डेवलप करना होगा। मज़ामत और मुफाहमत के अंदर से एक इंतखाबी बयानिया बनाना पड़ेगा जिसमें कि वो अपने वोटर को ये कन्विंस करें कि हम इलेक्शन जीतेंगे तो हुकूमत बनाएंगे। अब सिर्फ मज़ामत से काम नहीं चलेगा। आप मज़ामत का जब वोट होता है वो वोट इंटैक्ट होता है, उससे तब्दीली नहीं आती, उससे इलेक्शन जीता नहीं जा सकता, लेकिन उससे पार्टी जरूर मजबूत होती है। तो अब मेरा ख्याल है कि इन्हें इंतखाबी बयानिया बनाने की जरूरत है, और इंतखाबी बयानिया बनाने में मुफाहमत जो है वो काम आएगी। एस्टेब्लिशमेंट से इनके मुज़ाकरात भी होंगे, गारंटीज भी ली जाएंगी, ये भी तय होगा कि इलेक्शन कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगी या नहीं होगी, तभी जो है इलेक्शन जो है वो पुरअमन और अच्छे हो सके। मरियम नवाज साहिबा जिस तरह से अभी फिर एक्टिव हो गई हैं और वो फिर इदारों के ऊपर जिस तरह से उन्होंने अभी बात की है, तो इसको कहा जा रहा है कि इदारों के ऊपर ये हमला करार दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। शेख रशीद साहब ने भी यही कहा है। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसे बयानिए से या ऐसी मज़ाहमत से बर्फ़ पिघलेगी नहीं बल्कि और सर्द महरी होगी? कि ये देखिए, नून का ये तरीक़ेकार है कि वो हमेशा एक अग्रेसिव स्टांस रखते हैं और एक वो हमेशा नर्म स्टांस रखते हैं। शहबाज शरीफ हमेशा नरमी से बात करते हैं, वो उन्होंने मुज़ाकरात का दरवाजा खोला हुआ है, और दूसरी तरफ दबाव डालने के लिए मरियम और नवाज शरीफ साहब बयानात देते हैं। लेकिन जब वक्त आएगा तो दोनों एक बयानिया कर लेंगे। पहले भी ये एक बयानिया कर लेते होते हैं, पिछले इलेक्शन पे एक बयानिया था, अब भी एक बयानिया कर लेंगे। जी ठीक है। अच्छा सुहेल वराइच साहब, लास्ट में मैं आपसे कमेंट लेना चाहूँगी। जो पाक फौज में अहम तबादले हुए हैं और इसके ऊपर सोशल मीडिया पर अगर हम जाएं तो वहाँ पर जो ये कहा गया है कि अभी तक नोटिफिकेशन DGISI के हवाले से नहीं हुआ और इस तरह की चमगोइयाँ की जा रही हैं, तो आपको ये क्या लगता है कि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है या इस तरह की खबरों में कोई सदाकत भी है? मुझे पता नहीं है, इस हवाले से ज्यादा इल्म नहीं है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वराइच साहब जिया देने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और जो एहतसाब का मिशन है हुकूमत का, और नेक्स्ट इलेक्शन में जो हुकूमत किस तरह से फेस करेगी और अपोजिशन को बयानिया क्या बनाना चाहिए, इस पर अपना तज्जिया दे रहे थे। यहाँ पर बात करेंगे मजीद भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। और हम बात कर रहे हैं कि कौमी एहतसाब दूसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस जो हुकूमत ने जारी किया है, इस पर अपोजिशन की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है, लेकिन ये भी सामने आ रहा है, तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं। सुहेल वराइच साहब हमारे साथ है अभी प्रोग्राम में, वो ये कह रहे थे कि हुकूमत और अपोजिशन को बराबर का फ़ायदा हो रहा है। असल मसला जो कंट्रोवर्सी है वो चेयरमैन नैब को तो सी देने के मामले पर है। तो ये अपोजिशन खुलकर वजाहत नहीं कर रही है कि उनको आखिर में इस ऑर्डिनेंस से जो मेन मसला है वो है क्या, और इसको क्या वो चैलेंज करेगी या नहीं करेगी, और साथ में पाकिस्तान की सियासत में अब क्या होने जा रहा है। मरियम नवाज एक बार फिर से एग्रेसिव में इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले अगर एहतसाब ऑर्डिनेंस के हवाले से बात कर ली जाए तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कंट्रोवर्सी क्या है? जनरल साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो हुकूमत ने एहतसाब ऑर्डिनेंस लेकर आई है, इसमें कंट्रोवर्सी है क्या? सिंपल वर्ड कि हमारा जो न्यू नॉर्मल ये है कि रिजेक्टेड। जो गवर्नमेंट चीज बात करेगी ऑपोजिशन रिजेक्ट कर देनी है, ऑपोजिशन जो बात करेगी गवर्नमेंट रिजेक्ट कर देनी है। अल्टीमेटली दोनों आराम से आके बैठ के काफी सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं। जी तो नया नैब ऑर्डिनेंस है, इसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुए वो पब्लिक इफेक्ट हुई। ऑपोजिशन को भी फायदा है इसमें, गवर्नमेंट के लोगों का भी फायदा है इसमें, और सबसे बढ़कर ये कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसको फायदा है। और
इसके अलावा मैं समझ लो और कौन रह कौन गया जिसको ये बाकायदा एहसास में काम करेगा। अच्छा, एक पीपल्स पार्टी की जानिब से जो कहा जा रहा है ये कि हुकूमत ने खुद को एनआरओ दे दी है, तो आपको क्या लगता है कि ये जैसे आटा चीनी स्कैंडल थे इससे वो उनके जो लोग हैं वो बरीजुमा हो जाएंगे, तो क्या आपको भी लगता है कि ये हुकूमत ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया है? देखिए, एक तो बड़ा वाज़ेह है कि हम कतई इसके कि नैब का ऑर्डिनेंस आता या ना आता, या नैब के कानून आप और सख्त कर देते और जो मर्जी कर लेते, ये जो भी आप जिन बड़ी बड़ी मछलियों की आप नाम ले रहे हैं, जो स्कैंडल्स की आप बात कर रहे हैं, इनको हाथ डालना मेरे ख्याल इमरान खान के बस में भी नहीं है। क्योंकि हम एक बात समझने से कासिर हैं कि जिसको हम जमहूरियत का नाम दे रहे हैं पाकिस्तान में, वो एक्चुअली इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। कॉर्पोरेशन तो अमेरिका में कॉर्पोरेशन है, यहाँ पे इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं, अपने आप को उस लेवल लेके जाना शुरू कर रहे हैं। ये बिग मनी है जो आपकी पॉलिसीज को डायरेक्ट करता है, और ये लोग बैठ के हुकूमत में भी हैं, अपोजिशन में भी बैठ के हैं, बिहाइंड द सीन सब इनका आपस में अवेलेबल। आप सिर्फ चीनी का ले लीजिए, अब ये बताइए कि चीनी अगर बाकायदा तफ्तीश होना शुरू हो जाए तो कौन इफेक्ट नहीं होगा इससे? हुकूमत भी होगी, अपोजिशन भी होगी इससे, तो कैसे इसके ऊपर आगे लेके चलेंगे आप इसको? सिमिलर आटा के स्कैंडल ले लीजिए, उसमें भी सब कुछ शामिल है इसमें। तो ये आप जो मर्जी कर लें ये नहीं होगा, उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कम से कम जाती राय में कि जब तक आप अपना निजाम ऊपर से लेकर नीचे तक सारे को रिवैम्प नहीं करेंगे, इसको आप आज के हालात के मुताबिक नहीं ढालेंगे। और नहीं, ये तो जनरल से बड़ी मायूस कुन बात कर रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब भी एहतसाब नहीं कर सकते, जो उनका पहला नारा था उसी के ऊपर अमल नहीं कर सकते, वो तो एहतसाब करने के लिए ही आए थे। और वो कहते हैं कि बड़े बड़े मगरमच्छों को उन्होंने पकड़ा, नवाज शरीफ, शरीफ खानदान, जरदारी फैमिली, सबको उन्होंने पकड़ा, जेलों में भी डाला, उनके केसेस भी उन पर चले, और अब अपने लोगों की बारी आई है तो आप कहते हैं कि वो भी बेबस है। तो ये मायूस कुन बात नहीं है एहतसाब के लिए। आप जिनको पकड़ा है कहां पर, ये बताइए ना आप, ये कहां पर है ये लोग? उन्हीं में वही लोग हैं जो दोबारा आपकी सियासत में ना सिर्फ सरगर्म है बल्कि आपकी पॉलिटिक्स को डिक्टेट कर रहे हैं, चाहे वो नून लीग है, चाहे पीस पार्टी है, चाहे पीटीआई है। तो आप इसे भूल जाइए इससे। ये जो नया नैब ऑर्डिनेंस है, ये इसमें भी इंटरेस्ट ग्रुप ने काम करके या ऑर्डिनेंस आ गया यहाँ पे। सबसे ज्यादा इफेक्टेड तो अवाम है जो बात कर नहीं सकती इसके ऊपर। आप ये बताइए कि जो आपने ब्यूरोक्रेट्स को भी छोड़ दिया, आपने ये जो बड़े बड़े बाकी चीजें उनको भी छोड़ दिया, आखिर में जाके लैब करेगा क्या? आप ये देखें कि जो 90 रोज रिमांड था वो भी खत्म हो गया। ऑपोजिशन यही कहती थी कि ये जो 90 रोज का रिमांड है ये ना लिया जाए, पहले आप केसेस चलाएं, फिर उसके साथ साथ जो फैसले इदारा जाती फैसले होंगे उसमें भी इस्तिस्ना मिल गया, तो फिर हुकूमत का एहतसाब तो नैब नहीं कर सकेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये नैब क्या कर सकेगा ये बताइए? इस ऑर्डिनेंस के बाद नैब कर क्या सकेगा? इसके बाद नैब रह जाएगा, बस इतनी सी बात है। वरना इसके अलावा देखिए, नैब का जो मकसद था शुरू में वो ऐसा ऐसा डायलूट होकर यहाँ तक आ गया है। इसमें जरूरत इस बात की नहीं थी कि इसको ऑर्डिनेंस ला के ठीक करें, जरूरत इस बात की थी कि देखिए ना, गुज़िश्ता जब से नैब ऑर्डिनेंस आया है उसके बाद से कम 13 साल तो एक जमहूरियत जिसको कह रहे हैं चल रही है ना इसमें। तो कम पिछले जो 2 अदवार थे, नून लीग थी, पीस पार्टी थी, उन्होंने क्यों नहीं ठीक किया इसको? इसलिए ठीक नहीं किया कि इसको इस्तेमाल किया जा रहा था, वो भी इस्तेमाल कर रहे थे, ये गवर्नमेंट भी इसके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं। तो नैब हो या कोई आप इदारा बना ले, इदारे जितने मर्जी नैब बना लीजिए, बेसिक इशू अगेन वही आके खड़ा हो जाता है कि भाई देखिए, आपकी जो अदालती निजाम है, आप नैब अदालत एक सजा देती है, हाई कोर्ट में चले जाते हैं, हाई कोर्ट से निकल किसी और कोर्ट में चले जाते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के एक जज के ऊपर एक केस बना हुआ है, आज तक सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला नहीं कर पा रही। उसको क्यों नहीं कर पा रही? अगर वो बेगुनाह है उनको फारिग कीजिए, बेगुनाह है तो ठीक है, क्लियर कीजिए उनको, अगर नहीं है तो सजा दीजिए। वो अभी वहां बैठे हुए भी हैं और केस भी वही लटका हुआ है। इससे बड़ा आप बताइए कि आप निजाम के साथ मजाक क्या हो सकता है? तो सारा मसला आपको देखिए, आपकी जो सारे सिस्टम को ठीक ना करेंगे आप, तो आम आदमी तो पिस रहा है ना। आम आदमी का ये मसला नहीं है, आम आदमी का मसला ये है कि वो अगर किसी अदालती किसी चक्कर में फंस जाए, उसकी जिंदगी गुजर जाती है। सबसे छोटी अदालत से केस शुरू होता है, छोटी सी जमीन का मसला
वो सुप्रीम कोर्ट में जाके फैसला होता है उसका, उसके बाद वो आपके रेवेन्यू में डिपार्टमेंट में आ जाता है। तो फिर हम ये समझ लें कि ये एनआरओ दे दिया इमरान खान साहब ने, ऑपोजिशन को भी अपने लोगों को भी, जाहिर है नेक्स्ट इलेक्शन में जाना है। तो ये नैब को इतना डाइल्यूट कर दिया है इन्होंने। पहले मेरा ख्याल था, मैं कल किसी प्रोग्राम में मेरा ख्याल था कि ये बेहतर काम, लेकिन जब मैंने डिटेल में पढ़ा तो लग यूं रहा है कि नैब को तो उन्होंने बिल्कुल क्या कहते हैं उसके पर काट दिए नैब के, कर ले नैब को भी। जब आप देखिए, मुझे ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी रखती है आपकी पॉलिसीज के लिए, और यही ब्यूरोक्रेसी थी जैसे जब पाकिस्तान बना और जो कह रहा था, भारत कह रहा था कि ये नहीं चल सकेगा, इन लोगों ने दिन रात एक करके सुबह शाम करके पाकिस्तान को विद इन ईयर ना सिर्फ पांव पे खड़ा किया बल्कि बाकायदा फंक्शनल और इफेक्टिव स्टेट बना दिया। राइट, काबिल लोग हैं सारे। राइट जनरल साहब, जैसे आप अदालती फैसलों के ऊपर और अदलिया की कर दिया, जैसे आप अदलिया की कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठा रहे थे, फैसलों पर भी तनकीद कर रहे थे, और मरियम नवाज भी एवन फील्ड केस में दरख्वास्त लेकर पहुंच गई हैं अदालत में कि ये फैसले हमारे खिलाफ करवाए गए और जजेस को किस तरह से प्रेशराइज़ किया गया और क्यों प्रेशराइज़ किया गया। अरशद मलिक उनकी एक एग्जाम्पल मौजूद है। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे फैसले होते हैं? फिर तो मरियम नवाज भी सही कह रही हैं। देखिए, मरियम नवाज साहबा और उनके वालिद साहब से ज्यादा किसको पता होगा? मशहूर टेप तो जो इनके जमाने की है वो तो ऑन रिकॉर्ड है ना जी। अगर उस वक्त ही उसके सही आगे चल के काम हो जाता तो मसला खत्म हो जाता। अगर जो ये जर्सी साहब की बात कर रही है, अल्लाह की मखलूक फरमाए, उनके मसले पर कोई टेप कहीं से आई, किसने बनाई, क्यों बनाई, उन लोगों को भी कचहरे में लेके आते और बाकी को लेके आते, मसला आपका हल हो जाता। वो आपने किया इसमें। तो ये जो बातें चल रही है ना, ये देखिए, इसके वो दोनों एंगल्स हैं, दोनों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और ये मैं और आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। ये मेरे निजाम अदल का काम है। ये आप निजाम अदल हमारे इसको टेक ओवर करने के लिए तैयार नहीं है। मरीम साहबा की बेल हुई है, किस वजह से बेल हुई है? तो वालिद साहब की जाकर तीमारदारी करें, और किसी को आप ये रियायत देने को तैयार हैं? आप बताइए मुझे। अच्छा, पाकिस्तान की जेलों में पता नहीं कितनी खवातीन जल सड़ रही हैं, किसी ने उनके बारे में कोई बात की है कभी किसी ने? देखिए, आपका जो पूरा लेकिन वो तो तमाम मामलात इदारों के ऊपर डाल रही है ना, उन्होंने अब फिर इदारों को तनकीद का निशाना बनाया, अब वो इदारों के ऊपर डाल रही है तमाम मामलात मरियम नवाज साहिबा। तो इदारों पर डालें वो, लेकिन पहले जो उनके ऊपर जो इल्जाम है वो तो क्लियर करें ना। जो कैबिनेट फंड का जो किस्सा वगैरह बना वो तो क्लियर करें अपने आप को, वो तो क्लियर करने को तैयार नहीं है। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स का मसला था, नवाज शरीफ साहब वहां पे रह भी रहे हैं, वो सारा ओपन एंड शट केस है, और उसके बारे में कोई मनी ट्रेल देने को तैयार नहीं है। जो भी ट्रेल्स दी उन्होंने ट्रेल्स दी जो गलत साबित हुई ना, मैंने तो नहीं दी ट्रेल्स। लेकिन जैसे आपने खुद कहा है कि वो जमानत पर आई थी और अभी तक क्या बना है केस का, कहाँ तक पहुंचा है, जमानत पर जिस वजह से गई थी वो रीज़न तो मौजूद ही नहीं है, तो फिर अब वो क्या कर रही हैं बाहर? तो ये सारे सवालात तो हैं जिसके जवाब तो शायद हम किसी से मांग भी नहीं सकते। देखिए, आप ये बताइए ना कि जब इनकी पेशी थी नैब में, वो एजेंडा लेके पहुंच गए, मेरे नैब के शीट टूट गए, नैब की शर्ट पे खड़ा हो गया, आपने स्टेट की रिट को चैलेंज किया एंड यू गॉट अवे विद इट। राइट, मुझे ये नहीं पता कि उनके पास जुर्म है नहीं है, तो अदालत जो कहती है वो मानने को मैं तैयार हूँ। जाती तौर पर मैं नहीं जानता इस चीज को, मैं तो अदालत की तैयार हूँ बात। लेकिन आप ये मुझे बताइए कि पाकिस्तान में वो दिन जब स्टेट की रिट चैलेंज हुई थी, नैब स्टेट का एक हिस्सा है ना, नैब ने समन दिए हैं, वो आप पूरा जत्था लेके पहुंच जाए, वहां पे इसके पथराव हो, शीशे टूटे नैब की शर्ट के, बैठ गया उसके ऊपर। तो आप ये बताइए कि कैसे काम कैसे चलेगा आपका ये? राइट, असल में जो मामला वहीं पे है कि इतनी जो प्रैक्टिस है, इतनी एक्सरसाइज है, उसको करने के बावजूद भी आज हम जहां पर स्टैंड कर रहे हैं वो ये है कि एहतसाब जो है उसके ऊपर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। तो इस पर मजीद बात करते हैं हम, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे एहतसाब, पाकिस्तान की सियासत, हुकूमत और अपोजिशन की मुहाजराई, लेकिन इससे बढ़कर भी है कि हुकूमत जो फैसले कर रही है इसमें पाक फ़ौज के हवाले से कुछ तब्दीलियाँ और तकर्रियाँ हुई हैं और उसमें यह कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अभी तक सोशल मीडिया पर ख़ास कर कि अभी तक नोटिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर हाउस से अभी जारी नहीं हुआ। तो ये सोशल मीडिया पर जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, इसकी हकीकत क्या है? जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आप कुछ रोशनी डालेंगे कि ये क्या है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब DGI से कोर कमांडर पेशावर जा रहे थे, बड़े अच्छे फैसले हो रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब जो है DGI आ गए, ये अनाउंस भी हो गया, लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर है इसकी हकीकत क्या है? देखिए, सोशल मीडिया इस वक्त कैप्टिव है और वहां पर बहुत सारा पैसा लगाकर एक खास नुक्ता नजर को तरजीह दी जाती है और ये उसका एक हिस्सा है उसमें। और ये जो बयानिया चल रहा है पाकिस्तान अफवाज के खिलाफ, और ये कोशिश की जा रही है कि अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान जो भी हुकूमत है, ABCD की बात नहीं कर रहा मैं, वो जो खलीज बने और वो बढ़ती जाए उसकी, उसका एक फौज को मैं हैरान हूँ इस बात पे कि हमारी लीडरशिप, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप है या दूसरे हैं, वो फौज को समझते ही नहीं है। इतना सा फौज को तनकीद करने की सब चढ़ दौड़ते हैं, लेकिन फौज को समझते कोई नहीं। देखिए प्रोसेस क्या है, DISI की सिलेक्शन, और ये इस DISI की बात नहीं कर रहा मैं, हमेशा से ये होता है कि DISI चूंकि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है उसको नॉमिनेट करना। तो चीफ आर्मी स्टाफ से पूछते हैं, वो नाम लेके चले जाते हैं, उनके पास 1 2 3 4 जितने भी नाम है दे दिए जाते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर को पसंद ना आए तो अगले और नाम मांग लेते हैं। ये प्राइम प्रोगेटिव है ये, और चाहे वो लेकिन बात की हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो इस वजह से ये इसके ऊपर तनकीद की जा रही है, या कोई कहा जा रहा है कि बिहाइंड द सीन कुछ और है? कुछ नहीं है ऐसा। देखिए, प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल के बगैर चीफ आर्मी स्टाफ और ISPR ये बात कर ही नहीं सकते। जी ठीक है जी, कोई नोटिफिकेशन रुका नहीं है, एक प्रोसेस का हिस्सा है। जो प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ये नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। एहतसाब ऑर्डिनेंस के हवाले से इसकी लीगल आगे जाकर क्या फ्रेमवर्क हो सकता है और अपोजिशन क्या रास्ता इख्तियार कर सकती है और क्या कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, इसके तमाम जो कानूनी मामलात हैं इस पर बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में शमीमुर रहमान मलिक साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रहे हैं। शमीमुर रहमान मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि ये ऑर्डिनेंस आया और इसके ऊपर ऑपोजिशन की जानिब से बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया जा रहा है, इसको अदलिया पर भी हमला करार दिया जा रहा है, तो ये किस तरह से है? ये तो जाहिर है कि एक हुकूमत के पास एक ऑप्शन है, एक लीगल राइट है कि वो ऑर्डिनेंस लेकर आए, तो फिर ये शोर शराबा क्यों है कि ये अदलिया पर हमला है, पार्लियामेंट को जो है वो उसको अहमियत नहीं दी जा रही, उस पर अदम एतमाद है? देखिए, अपोजिशन का काम तो शोर मचाना है और उनको मचाना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल एक पॉलिटिकल ट्रेडिशन है और उनकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन ना ये अदलिया पर हमला इसलिए नहीं है कि ऑर्डिनेंस लाना जो है वो गवर्नमेंट के पास इख्तियार मौजूद है। अब इस पे बहस ये है कि क्या ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये आना चाहिए था या नहीं, तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा होता अगर ये पार्लियामेंट में आता, अगर ये बाकायदा टेबल होता है एज ए बिल और वहाँ पे उसके ऊपर बहस होती, वो जो कमेटीज़ हैं उसको देखती, और जो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके तहत इसको जांच कर और बहस करके तमाम पार्टीज उस पर बात करती और फिर ये पीस ऑफ लेजिस्लेशन बनता, तो शायद ये मेरा ख्याल है हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता। लेकिन यही शमीमुर रहमान साहब, यही ऑप्शन अभी भी ऑपोजिशन के पास मौजूद है। ऑर्डिनेंस तो कुछ टाइम के लिए है ना, फिर उसके बाद इसकी कोई लीगल वैल्यू तो नहीं होगी, तो अभी ये बिल की सूरत में पार्लियामेंट में आएगा, सेनेट में भी ये ऑपोजिशन नुक्ता एतराज़ कर सकती है, इसको पोज कर सकती है, कौमी असेंबली में भी कर सकती है, तो ये तो अभी है, राइट तो है। देखिए, ये
बुनियादी तौर पर ये वो सारी बातें हैं स्वाय ये चेयरमैन साहब की एक्सटेंशन के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, ये सारी तो अपोजिशन का भी मुतालबा था। ये बुनियादी तौर पर जो मेथडोलॉजी इख्तियार की है गवर्नमेंट, इसकी वजह से कंट्रोवर्शियल हो गया। अगर यही काम ये लेजिस्लेशन आज से 6 महीने पहले ये शुरू कर देते तो शायद ये मेरा ख्याल इतना मसला ना होता। जहाँ तक आप कह रही हैं कि लेकिन ऑप्शन मौजूद है, हुकूमत ने शायद सेफ साइड पॉलिटिकली खेली है कि ये देखें कि वो जिस तरह से पीपल्स पार्टी कह रही है कि एनआरओ हो भी गया है और साथ में एक्सटेंशन भी हो गई है, तो अपोजिशन को तनकीद करने का भी मौका मिल गया है और हुकूमत को जो रिलीफ देना था वो भी हो गया और हुकूमत को भी रिलीफ मिल गया, तो ये सब मिला जुला हो गया। देखिए ये जो ऑर्डिनेंस है इसकी जो उम्र है वो 120 डेज़ है और उसके बाद अब 18th अमेंडमेंट के बाद आप उसको एक बार और एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए ये मैक्सिमम 2 बार हो सकेगा। 8 मंथ्स की एक सेटलमेंट, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट कह सकें जो भी हो गई है। लेकिन ऑर्डिनेंस के आने को कभी भी जब तक कोई इमरजेंसी हालात ना हो, कोई ऐसी सूरत हाल ना हो, कोई भी इनकरेज नहीं करता। तो उस वजह से अपोजिशन को एक मौका मिला है इस बात को करने का और मैं ये समझता हूँ कि इससे जो पोलिटिकल बैटल ग्राउंड है उसके अंदर गवर्नमेंट को नुकसान ही हुआ है और मेरे ख्याल उनका ज़्यादा फ़ायदा इस बात पर होता अगर वो एक बिल की शक्ल में ले आते। राइट, तो अभी तो ज़ाहिर है बिल की शक्ल में जाना है, तो इस ऑर्डिनेंस का होगा क्या, इसके ऊपर भी मैं आपसे सवाल करती हूँ। जस्टिस जावेद इकबाल साहब को एक्सटेंशन मिल गई है और ये कोई पता नहीं है इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक तो नए चेयरमैन के आने तक तो अब कंसल्टेशन का प्रोसेस है जो कि हुकूमत और अपोजिशन ने करना है नए चेयरमैन के लिए, वो हुकूमत और अपोजिशन के साथ करने को कहीं ना कहीं तैयार नहीं है अभी तक, जो हालात वाक़यात बता रहे हैं। तो फिर आपको क्या लगता है कि कितना टाइम होना चाहिए, कि एक टाइम फ्रेम मुकर्रर ही नहीं है, तो क्या ये चेयरमैन नैब की जो मुद्दत है वो तो नॉर्मली तो 4 ईयर्स है, तो फिर नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए है या जब तक क्या इसका नतीजा क्या हज़ किया जा सकता है? देखिए जो 4 साल हैं उसके वो तो एक्सटेंडेबल नहीं है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, कोई उस नैब लॉज के तहत कोई इख्तियार नहीं है कि उसको एक्सटेंड किया जा सके। नहीं, तो अगर कंसल्टेशन ही नहीं होती तो इस दौरान में तो फिर कंसल्टेशन ही नहीं होगी, और अगर कंसल्टेशन हो भी जाए तो वो बड़ी टिपिकल सी होगी, उसके ऊपर ऑपोजिशन एग्री नहीं करेगी और अगर ऑपोजिशन कोई सजेशन देगी हुकूमत एग्री नहीं करेगी, तो वो किसी कंसेंसस के ऊपर अगर नहीं आते हैं तो फिर तो तब तक इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक तो फिर चेयरमैन तो यही रहेंगे। जो मीनिंगफुल कंसल्टेशन है बुनियादी तौर पे वो कॉन्सेप्ट है और इसको मीनिंगफुल कंसल्टेशन होना बिफोर हेड अपना प्राइम मिनिस्टर साहब और अपोजिशन लीडर के दरमियान, और ये तो एक कानूनी मजबूरी है, ये तो करनी पड़ेगी आपको। अगर वो नहीं होती तो अब जो ऑर्डिनेंस में उन्होंने रास्ता दिया है कि पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगा, जिस तरह के बाकी भी कुछ सिचुएशन में ऐसे है कि अगर जो अपोजिशन लीडर है और जो हेड है ऑफ द पार्लियामेंट वो आपस में किसी पे अग्री ना कर सके तो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाते, इसमें भी रास्ता दे दिया। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए ये 4 साल का एक अरसा जो कि सबको पता था कि 4 साल का अरसा है, उस वक्त भी सबको पता था अपोजिशन लीडर कौन है, तो ये इस प्रोसेस को पहले हो जाना चाहिए था। तो ये इसका अब जो मैक्सिमम टाइम है जो गवर्नमेंट गेन कर सकती है वो 8 मंथ्स ही है, 4 मंथ्स अब हैं और 4 मंथ्स सब्सिक्वेंटली इसको किया जाता है। अच्छा, अगर इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाता है इस नैब ऑर्डिनेंस को, तो फिर क्या कोर्ट के हवाले से क्या जवाब आ सकता है? देखिए जो कोर्ट के अभी तक की प्रेसिडेंट्स हैं 2001 से लेके आज तक, उसके मुताबिक तो ये एक्सटेंडेबल नहीं है और कोर्ट्स ने इस पे बड़ा क्लियर पहले तो स्टैंड लिया है। अभी जो इस वक्त सूरत हाल है, मैं अगर अपना लीगल नॉलेज जो है उसको इस्तेमाल करते हुए अगर मैं कुछ प्रेडिक्ट करूँ या अपनी एक राय दूँ, तो मेरी राय में तो ये गवर्नमेंट के लिए एक एम्बेरसमेंट होगी कोर्ट में जाना, बिकॉज अल्टीमेटली, और मैं समझता भी नहीं कि कोर्ट में जाएगी गवर्नमेंट। और ऑपोजिशन तो चैलेंज कर सकती है ना, ऑपोजिशन बिल्कुल चैलेंज कर सकती है, उस सूरत में गवर्नमेंट को इसको डिफेंड करना पड़ेगा। एक्सरसाइज वो सामने रखी जाती है जब हम बात करते हैं कि अगर वो कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो वहां से किस तरह से कोई फैसला आ सकता है, वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से। तो क्योंकि मेन बुनियादी इस ऑर्डिनेंस का जो बुनियादी नुक्ता है वो यही है कि नए चेयरमैन की तैनाती और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को की मुद्दत में तोसी होना। तो आपको क्या लगता है कि वहां से कोई उस तरह का कोई फैसला हो सकता है? देखिए उस केस में भी लेजिस्लेशन हुई अल्टीमेटली और पार्लियामेंट ने वो फैसला किया। इसमें भी ये चूंकि कोई कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा हुआ, एक लॉ है, स्टैचूट है, जिसको कि जो तरीकाकार है उसके मुताबिक पार्लियामेंट से इसके ऊपर लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। जब तक वो उस पर आप लेजिस्लेट नहीं करेंगे उस वक्त तक ये एम्बिग्विटी रहेगी और ये फिर एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में जो आपने चलाया यही चलता रहेगा। अच्छा, एक चीज़ कुछ अगर हम इसकी शिक
के ऊपर बात कर ली जाए तो किसी एक शिक को चैलेंज किया जा सकता है, जैसे आपने भी कहा और हम भी देख रहे हैं कि इस ऑर्डिनेंस से फायदा हुकूमत को भी हो रहा है, ऑपोजिशन को भी हो रहा है। सिर्फ चेयरमैन नैब की तैनाती या उसकी मुद्दत मुलाजमत में तो सी के हवाले से है, तो अगर सिर्फ एक शिक को अगर ऑपोजिशन चैलेंज करना चाहे तो कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकती है। ये जो भी चैलेंज करना चाहे, ऑपोजिशन के अलावा कोई आम सिटीजन भी जा सकता है, तो जो भी चैलेंज करना चाहे दैट्स हिज और हर स्वीट विल कि वो कौन सा पोर्शन उसको चैलेंज करना चाहे, एक आर्टिकल या एक सेक्शन चैलेंज करना चाहे या पूरे ऑर्डिनेंस को ही चैलेंज कर दे, तो ये इसमें बिल्कुल ये गुंजाइश मौजूद है। आप उसका कोई एक सेक्शन या पूरे आर्टिकल को, पूरे ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज कर सकते हैं। राइट। अच्छा, अगर हम इसकी जो डिफरेंट शिक है जिसका ये कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों को फ़ायदा हो सकता है, इसमें 2-3 बुनियादी हैं, जिसमें एक तो 90 रोज़ का रिमांड है। आप एज अ लॉयर क्या समझते हैं कि 90 रोज़ का रिमांड नहीं होना चाहिए था, ये हुकूमत ने तरमीम करके अच्छा किया है, और दूसरी जो तरमीम की है वो इदारा जाती फ़ैसले को इस्तिस्ना दे दिया गया है, यानी कि इदारा जाती फ़ैसले में कैबिनेट ने जो जितने भी पहले फ़ैसले किए वो भी उनको भी इस्तिस्ना मिल गया। अगर वो केसेस हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे, या फिर जो नए आएंगे उनके केसेस खत्म होंगे, ये क्या इसके थोड़ी सी ब्रीफ कर दीजिए। देखिए, जो इसके अंदर जो बात चल रही है वो ये है कि उसमें मुख्तलिफ जो अमेंडमेंट्स जो हैं वो प्रपोज की गई हैं, और उसमें ख़ास तौर पे जो कोर्ट्स की इस्टेब्लिशमेंट है वो एक बहुत बड़ा इशू है कि उन कोर्ट्स को इख्तियारात दे दिए गए हैं कि प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वो करेंगे, और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कंसल्टेशन है उसके अंदर, जो कि पहले जो ऑलरेडी सिस्टम मौजूद है उसमें सेशन जजेस हैं जो उन कोर्ट्स को कर रहे हैं, और दे आर आंसरेबल टू द चीफ जस्टिस ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। तो ये एक बड़ा एस्टोनिशिंग और बड़ा हमारे लिए थोड़ा सा अचंभे की बात थी कि इसको इस तरीके से आना, वो एक नई बात है, और जो मैं समझता हूँ कि हमें समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से ये एनोलॉजी चलेगी आगे, बिकॉज जो कंसर्न चीफ जस्टिस है ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोविंस, ही इज़ द मोस्ट रेलिवेंट पर्सन, और पहले भी सारा कंट्रोल जो है उन्हीं के पास होता है, लेकिन इसमें आके वो जो किया गया, और फिर उसमें एज की बात कर दी गई है कि वो जो रिटायर्ड जजेस जो हैं वो 68 ईयर्स तक वो सर्व कर सकेंगे। तो ये भी मेरा ख्याल है कि जो बुनियादी तौर पे बार्स का तो हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि जिन लोगों के जो भी टेन्योर है जब वो मुकम्मल हो, तो जब तक आप नए लोगों को मौका नहीं देंगे, यूथ को मौका नहीं देंगे, जो हमारे नए लोग आ रहे हैं, टैलेंटेड लोग हैं। मेरा ये सवाल, ये नेक्स्ट पॉइंट ये था कि 90 रोज़ का रिमांड हो गया, इदारा जाती जो फैसले हैं, ये जो पहले केसेस जिन लोगों के ऊपर बन गए हैं, और उसमें भी इदारा जाती फैसले ही हैं जिनकी बुनियाद पर वो बने हैं, वो ये कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि देखें जी, हमने कैबिनेट ने ये प्रूव किया था, ये केस है आटा चीनी स्कैंडल जो कुछ भी है कैबिनेट ने प्रूव किया था, तो देखें वो तो अब इस्तिस्ना है नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक, तो फिर उनके वो केसेस खत्म हो जाएंगे। अब ये देखिए, ये जो पहले केसेस बने हुए, जी मैं बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ये जो सारी इस्तिस्ना की बात हो रही है, ये बुनियादी तौर पे अपोजिशन पहले बात यही कर रही थी कि ये लोग जो खास तौर पे कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर पा रही, बिजनेसमैन प्राइवेट को इसमें निकालने, उसकी वजह से एक इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई है और मुल्क में वो सारा नहीं हो रहा। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम आया जो मोड ऑफ था ये इसका, या जो उसकी मेथडोलॉजी थी उसमें फ़र्क आया। यही मैं यहाँ से शुरू से आप शेयर किया कि अगर यही एक ऐसे तरीके से इसको टेबल बिल की शक्ल में लाते तो शायद ऑपोजिशन तो अभी इसमें इबहाम मौजूद हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। शमीमुर रहमान मलिक साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे मसला यही है कि हम एहतसाब की बात करते हैं और पीटीआई की हुकूमत से सबसे बड़ा जो उनका मिशन था वो एहतसाब का था। अब नैब ऑर्डिनेंस में आने के बाद ऑपोजिशन जो तनकीद का निशाना बना रही है वो तो एक तरफ, दूसरी तरफ क्या एहतसाब कॉम्प्रोमाइज़ होगा या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।